दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आपको समय समय पर कुछ रोचक जानकारियां प्रोवाइड करेंगे। तो आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ऊष्मागतिकी का शून्याङ्की नियम का यह नाम क्यों दिया गया। तो आपने देखा होगा कि न्यूटन के 3 नियम हैं जिन्हें हम प्रथम नियम, द्वितीय नियम तथा तृतीय नियम कहते हैं। इसी प्रकार यदि हम मैक्सवेल की बात करें तो मैक्सवेल की 4 समीकरण हैं जिन्हें हम प्रथम समीकरण मैक्सवेल की विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की द्वितीय समीकरण, इसी प्रकार मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की तृतीय समीकरण तथा चतुर्थ समीकरण कहते हैं। परंतु ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिसे हम शून्याङ्की नियम कहते हैं। अब हम ऊष्मागतिकी की बात करें तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जो वास्तव में ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, जिसके अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इस प्रकार ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जो कि dq इक्वल टू du प्लस dw है, जिसमें du से तात्पर्य आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, dw से तात्पर्य किया गया कार्य है तथा dq ऊष्मागतिकी निकाय को प्रदान की गई ऊष्मा या उससे ली गई ऊष्मा है। इस प्रकार यदि हम किसी ऊष्मागतिकी निकाय को ऊष्मा देते हैं तो वह उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन में प्रयुक्त होती है, साथ ही वह ऊष्मा उसमें कार्य के रूप में भी प्रयुक्त होती है। अब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम डिस्कवर हो चुका था। इसके पश्चात सोमरफेल्ड तथा फ्लावर ने एक प्रयोग किया जिसमें उसने 3 चैम्बर लिए, ए, बी और सी। अब उसने ए तथा बी के मध्य इस प्रकार की कोई दीवार रखी कि ए से बी में तथा बी से ए में ऊष्मा का आदान प्रदान संभव नहीं था, परंतु ए एवं सी के मध्य एवं बी एवं सी के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान संभव था। तो उसने देखा कि ए तथा सी के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान होता है तथा ऊष्मा का यह आदान प्रदान तब तक संभव है जब तक कि दोनों एक समान ताप पर नहीं पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार बी तथा सी के मध्य भी ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। यह आदान प्रदान भी तब तक होता है जब तक कि बी तथा सी दोनों एक समान ताप पर नहीं पहुंच जाते हैं। अब हम ए तथा सी एवं बी तथा सी के मध्य जो दीवार हमने लगाई थी, उस दीवार को ए तथा बी के मध्य लगाई गई दीवार से यदि प्रतिस्थापित कर दें तो सोमरफेल्ड तथा फ्लावर ने यह देखा कि ए तथा बी के मध्य भी किसी भी प्रकार की ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है। अर्थात यदि ए एवं सी ऊष्मीय साम्य में हो, बी तथा सी भी ऊष्मीय साम्यावस्था में हो, तो ए तथा बी भी ऊष्मीय साम्यावस्था में होते हैं। तो सोमरफेल्ड ने और फ्लावर ने वास्तव में यह देखा कि यह जो नियम है यह ऊष्मागतिकी का बेसिक नियम है या बेसिक लॉ है। अब इससे पहले ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम डिस्कवर हो चुका था। अब जिसको आपने ऑलरेडी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम बोल दिया है उसका नाम आप चेंज नहीं कर सकते हो। अब या तो हम उसको ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम नाम दें, परंतु यह जो ऊष्मागतिकी का शून्याङ्क नियम है
यह वास्तव में एक बेसिक अवधारणा है जिसके अनुसार एक तथा दूसरे पात्र के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान तब तक संभव है जब तक कि सभी पात्र एक समान ताप पर नहीं पहुंच जाते हैं। अर्थात यह वास्तव में ऊष्मागतिकी का मूलभूत नियम था। इसलिए जब पहले ही फर्स्ट नियम डिस्कवर हो चुका है तो आप इसको -1 नाम नहीं दे सकते, इसलिए इसको ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम नाम दिया गया। तो वास्तव में यह नियम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के बाद में डिस्कवर हुआ था, जो कि बेसिकली उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, यह मूलभूत धारणा है जिसके अनुसार ऊष्मा का प्रवाह सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है जब तक कि सभी एक कॉमन टेम्परेचर पर या उभयनिष्ठ ताप पर नहीं पहुंच जाते हैं। इसलिए इसे ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम नाम दिया गया। अब इसी प्रकार के हम समय समय पर आपके सामने रोचक जानकारियां लेकर आते रहेंगे। तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गुड बाय।